हे दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे हाड़ौती शैली के बारे में बातें करूंगी। हाड़ौती शैली के बारे में बातें करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कह रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की जा सकती है, लेकिन मुझे थोड़े इसके नुकसान समझ में आते हैं कि जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो कई बार होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन माइंड में नहीं आ पाती, और जो वीडियो बनाया जाता है तो उस टॉपिक को मैं कई एंगल से सोचती हूँ, और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, यह सब सोचकर बनाती हूँ। इसलिए वीडियो बनाना बेहतर है ऑनलाइन क्लासेस से। वीडियो कई बार देखा जा सकता है रिपीटेडली, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस मल्टीपल टाइम्स नहीं देखे जा पाते अकॉर्डिंग टू मी। और ये तो खुद आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इंफॉर्मेशन कम होती है और टाइम ज़्यादा लगता है। मैं या कोई भी पर्सन जो भी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, वो अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से बनाते हैं, इसीलिए वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन अगर इससे अलग आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं भी कुछ आपके लिए नया करने की सोच रही हूँ। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं जल्द ही आपको इसके बारे में बताऊंगी। मुझे भी पता है कि अभी आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो दिसंबर के लिए न्यूज़पेपर में आ गया था कि दिसंबर में शायद दोबारा से साइट खुलने के बाद वो दोबारा से भरे जाएं, फिलअप करने लगें। और 2021 में एग्ज़ाम्स होने कराने की बात हो रही है, तो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड करा सकूँ। एक्चुअली मैं थोड़े टाइम से परेशान भी चल रही थी। मेरे यहाँ कुछ ऐसा हो गया था कि मैं सहज उससे उबर नहीं पा रही थी। इवन अभी तक मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है। मैं कुछ जो होना नहीं चाहिए था वो ऐसा हो गया, तो इसीलिए मैं नहीं आपको प्रॉपर टाइम दे पा रही थी काफ़ी टाइम से। तो इसीलिए मैं खुद चिंतित हूँ कि मैं क्या करूँ जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। तो जो भी उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊँगी, जो भी मैं नया करने की जो सोच रही हूँ, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। तो चलिए, बस मैं आपसे यही कहना चाह रही थी। आज हम हाड़ौती शैली, चलिए पॉइंट पर आते हैं। हाड़ौती शैली हाड़ौती शैली के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करती हूँ कि हाड़ौती शैली की उप शैलियाँ हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। हाड़ौती शैली के बारे में बात करने से पहले प्रश्न ये आता है कि हाड़ौती नाम कैसे पड़ा। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग अपने मत हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से उन्हें समझाया है। सबसे पहला मत यह है कि हाड़ा वंश के राजाओं की राजधानी होने के कारण ही इसका नाम हाड़ौती पड़ा। पहले इसे हाड़ावली या हाड़ौली के नाम से भी जाना जाता है आज भी। दूसरा स्टेटमेंट ये आता है कि हाड़ौती शब्द की उत्पत्ति हाड़ा शब्द से हुई है। हाड़ा शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो अस्थि, दूसरा हिड धातु से संबंध होता है। पहला जो अस्थि से संबंध रखता है, उसके बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि बीसल देव चौहान के पोते यानी पौत्र और अनुराग के बेटे इस्तपाल मुस्लिम शासक गजनी की सेना से युद्ध करते हुए घायल हो गए थे, और उनके शरीर की हड्डी पसली जर्जर हो गई थी। उनके कटे हुए अंगों को यानी अस्थियों को यानी हाड़ों को एक स्थान पर इकट्ठा किया गया, एक स्थान पर एकत्र किया गया, और ये मानते हैं कि उसी समय उनकी कुलदेवी प्रकट हुई और उनके ऊपर अमृत छिड़क दिया, जिससे वो पुनः जीवित हो उठे, और उनके वंशजों को हाड़ा कहा जाने लगा। लेकिन इस स्टेटमेंट को पुरातत्व विभाग के जो विद्वान हैं, श्री गौरी शंकर और हीराचंद ओझा जी,
खंडन करते हैं, इसको मनगढ़ंत बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो उनका नाम अस्थिपाल होता, ना कि हाड़ौती, और उनके वंशज तो कभी भी हाड़ौती ना कहलाते। उनके अनुसार हाड़ा का संबंध अस्थि से है, यानी हड्डियों से है, और जो अस्थि से संबंध है उसका संबंध हरराज से है। अब ये बात सामने आती है कि हरराज क्या है या हरराज कौन है। तो इसका कारण है कि हरिराज, जिसका उल्लेख गौरी शंकर जी और ओझा जी बोलते हैं, वो मैनाल के शिलालेख और नैणसी की ख्यात में मिलता है। अब ये आता है कि नैणसी की जो ख्यात है, एक्चुअली जो मैनाल के शिलालेख हैं उसमें कोटा बूंदी के हाड़ा अपना मूल पुरुष हरराज और नैणसी को हाड़ा, ऐसा वो बताते हैं। अब बात आती है कि नैणसी की ख्यात क्या है। ये थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा सा इसको समझिए ध्यान से कि नैणसी की ख्यात अब है क्या। जिसको ओझा जी ने बताया है, वो उनका स्टेटमेंट उन्होंने पहला स्टेटमेंट खंडित कर दिया कि कुल देवी आई और अमृत छिड़क गई और वो जिंदे हो गए, जीवित हो गए दोबारा, और उन्होंने उनके नाम पर ही हाड़ा वंश चला। वो स्टेटमेंट को ये खंडित करते हैं। अब वो ये कहते हैं कि मैनाल के शिलालेख और नैणसी की ख्यात में इस हर्राज का उल्लेख मिलता है, जिसका संबंध अस्थि से है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि मैनाल के शिलालेख में कोटा बूंदी के हाड़ा अपना मूल पुरुष हरराज, जिसका उन्होंने नाम दिया है हरराज, और नैणसी को हाड़ा बताते हैं। अब ये बात आती है कि नैणसी की जो ख्यात है वो क्या है। तो इसका रीजन ये है कि मुहता, एक मुहता नैणसी थे। ये 1610 की बात है, 1610 के टाइम की बात है कि मुहता नैणसी राजा जसवंत सिंह के राज्य में मारवाड़ के दीवान थे। उनकी ये कृति है नैणसी की ख्यात, जिसको कर्नल टोड, यानी कर्नल जेम्स टोड, जो कि एक इतिहासकार हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग किया है। यही ग्रंथ, नैणसी की ख्यात ग्रंथ, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1982 में 1982 में 2 भागों में प्रकाशित किया गया। अब एक ये स्टेटमेंट था। अब दूसरा स्टेटमेंट आता है कि कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि हिड धातु, जो पहले मैंने स्टेटमेंट में बताई थी, सबसे पहले मैंने कहा था, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हिड धातु और हरराज, जिनका इन्होंने ओझा जी ने बताया था, हर्रास, दोनों का संबंध हाड़ा से बनता है। 17वीं शताब्दी का हाड़ाओं का सबसे प्राचीन काव्य सुरजन चरित्र है। अब जो राजा रहे हैं उनका चरित्र सबसे प्राचीन और काव्य के रूप में माना है। हाड़ाओं का जो मूल पुरुष पृथ्वीराज चौहान, यानी सोमेश्वर का जो पुत्र, उन पृथ्वीराज चौहान महाराणा प्रताप की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सोमेश्वर के पुत्र हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनके भी छोटे भाई माणिक्य राज को माना है। अब थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूज हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो हिड़ धातु और हरराज, दोनों का संबंध हाड़ा से बनता है। वो कहते हैं कि दोनों हरराज और हिड़ धातु दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। सिंपल चीजें ये समझिए। अब 17वीं शताब्दी में जो हाड़ाओं का सबसे प्राचीन काव्य, दैट मीन्स काव्य से मतलब मेरा ये है कि जो चरित्र आया था, राजा सुरजन सिंह का जो चरित्र था, उस समय की भी ये बात कर रहे हैं कि हाड़ाओं का सबसे प्राचीन चरित्र सुरजन जी हैं। वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। और हाड़ाओं का जो मूल पुरुष पृथ्वीराज चौहान तृतीय के छोटे भाई, यानी सोमेश्वर के
पुत्र, पुत्र छोटा पुत्र माणिक्य राज को माना है। और माणिक्य राज और हरराज एक ही व्यक्ति हैं। मेरा कहने का मतलब यही था कि जो हरराज मानते हैं वो हरराज माणिक्य राज ही हैं। इससे ही हाड़ाओं की उत्पत्ति हुई, ऐसा विद्वान मानते हैं। तो ये 3-4 स्टेटमेंट आए जिससे हाड़ौती नाम पड़ा। लेकिन अब एक और स्टेटमेंट सुनिए कि कर्नल टोड क्या कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड, अकॉर्डिंग टू कर्नल जेम्स टोड, कि हाड़ौती उस देश का नाम है जो चौहानों के अधीन रहा, यानी हाड़ाओं के बहुत टाइम तक अधीन रहा। और बूंदी राज्य की स्थापना के साथ ही हाड़ौती प्रदेश का निर्माण किया गया, निर्माण हो गया, जिसमें कोटा और बूंदी का समावेश है। एक्चुअली कर्नल जेम्स टोड को हासी के किले में एक शिलालेख मिला था जिसमें हाड़ाओं को चंद्रवंशी लिखा गया था। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें प्राप्त हुई कि जो कोटा के संग्रहालय में 2 मुहर रखी हुई हैं, जिसमें से एक 1860 की है, जिस पर यह लिखा हुआ है कि मुहरें एजेंसी हाड़ौती सन 1860, ये लिखा हुआ है। और दूसरी जो मुहर है जो 1929 की है, उस पर लिखा हुआ है कि मोहर कचहरी एजेंट हाड़ौती, अज तरफ गवर्नर जनरल नाजिम आजम, मुमालिका महकमा सरकार दौलत मदार अंग्रेज बहादुर क्रम 1929, ये उस पर लिखा हुआ है। 1929 का ये उस पर लिखा हुआ है दूसरी मुहर पर। अब इन दोनों मुहरों का प्रयोग, इन दोनों मुहरों में एक चीज कॉमन है, शायद आपने नोट की हो कि हाड़ौती शब्द कॉमन है। इसका अर्थ तो ये निकलता है कि काफी समय तक इनके यानी हाड़ाओं के अधीन रहने के कारण ही इसका नाम हाड़ौती पड़ा, अकॉर्डिंग टू कर्नल टोड। राइट, कर्नल टोड ने भी ऐसा ही कहा है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमने हाड़ौती के बारे में बात की थी, अब उनकी उपशैलियों के बारे में बात करिए। थोड़ा सा अगर आपको ये हाड़ौती समझ में ना आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए क्या, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसके स्टेटमेंट थोड़े कंफ्यूजिंग हैं। तो थोड़ा सा मैं दोबारा शायद आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी, अगर आपको अभी समझ में ना आया हो तो। अगर समझ में आ गया हो 2-3 बार सुनिए, शायद समझ में आ जाएगा। तो आगे उपशैलियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है कोटा उपशैली, जो जो कोटा शैली के नाम से भी प्रसिद्ध है। हाड़ौती की उपशैलियां हैं। सबसे पहले कोटा शैली। कोटा शैली का स्वतंत्र विकास राम सिंह के समय माना जाता है। इसके बाद राजा भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को महत्व दिया और कोटा की चित्रकला में वल्लभ संप्रदाय का समावेश पैदा किया। राजा उम्मेद सिंह के समय भी कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई। इनको आखेट का शौक था और उसी को विषय मानकर राजमहल की भित्तियों पर शिकार के चित्र चित्रित करा दिए थे। इसलिए राजा उम्मेद सिंह के काल को कोटा चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब कोटा तो वैसे भी बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत फेमस है, बहुत अच्छी खासी पहचान मिली हुई है। नीट से रिलेटेड, इंजीनियर से इंजीनियरिंग करनी हो तो कोटा बहुत इंस्टीट्यूट है कोचिंग स्टडी के मामले में। अब हम कोटा नाम कैसे पड़ा इसके बारे में बात करते हैं। कोटा नाम कोटिया भील के कारण पड़ा। एक्चुअली उन्होंने एक्चुअली क्या था कि समर सिंह के छोटे पुत्र जैत सिंह थे और जैत सिंह जी ने कोटिया यानी एक भील थे, कोटिया भील नाम था उनका, कोटिया भील को युद्ध में हरा दिया। युद्ध में हरा दिया कहते हैं ना उस टाइम पे, सर धड़ से अलग कर देना उनकी, दैट मीन्स हत्या कर देना और उसको अपने अधिकार में ले लिया।
उसको हराकर अपने अधिकार में कर लिया। और इसी से खुश होकर समर सिंह ने कोटा को अपने पुत्र को सौंप दिया, जैत सिंह को सौंप दिया। इसी वजह से कोटा बहुत समय तक बूंदी के संरक्षण में रहा। अब यहाँ मैं एक चीज और आपको अगर थोड़ी सी क्लियर करना चाहती हूँ कि जब जैत सिंह ने कोटिया, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा डीपली इसको जरूर समझने की जरूरत है कि कोटिया भील की हत्या जब कर दी गई थी, जैत सिंह ने कर दी थी और उसको अपने अधिकार में ले लिया था, तो लेकिन जो जैत सिंह थे वो कोटिया भील की वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसका नाम कोटा रख दिया। कोटिया का शरीर से जो अलग किया हुआ सर था उसको जैत सिंह अपने साथ लाए थे और किले की नींव में दफन कर दिया था। कोटिया को तब से कोटिया भील मंदिर में याद किया जाने लगा। ये जब आप कभी जाओगे तो उस दीवार में महल की दीवार में स्थित है, जिसे आज हम गढ़ महल के नाम से जानते हैं। कोटा शायद ही एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा नगर है जो किसी पराजित व्यक्ति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसलिए मैं थोड़ा आपसे बोल रही थी कि थोड़ा समझने की और थोड़ा सा डीपली कि इसका नाम कैसे पड़ा कोटा। अब मैं बात कर रही थी कि 1624 में कोटा में माधो सिंह प्रथम शासक के रूप में, प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में राजा बने थे। क्या हुआ, जब मालवा के पठानों ने कोटा को जब अपने अधिकार में ले लिया, तब राजा भोज को वहां का शासक बना दिया। उसके बाद राव भोज ने अपने पुत्र हृदय नारायण को कोटा सौंप दिया और हृदय नारायण से नाराज होकर जहांगीर ने किसी बात पर, इन लोगों की थोड़ा सा जहांगीर नाराज हो गए तो उन्होंने हृदय नारायण से कोटा ले लिया और राव रतन के पुत्र माधो सिंह को कोटा सौंप दिया। अब अब यहाँ एक और सवाल आता है कि ये जहांगीर जी कहाँ से कूद गए कोटा में। तो जहांगीर का उल्लेख इसीलिए हुआ है क्योंकि मुस्लिम शासकों ने राजस्थान में अपने पैर पसार रखे थे, अपनी पैठ बना रखी थी। जब कोटा माधो सिंह के संरक्षण में था तो माधो सिंह जहांगीर के बड़े विश्वास पात्र थे, बड़े विश्वास पात्र सेनापति थे। माधो सिंह ने अपने पुत्र मुकुंद को जब गद्दी सौंपी, तब कोटा की भवन निर्माण की कला का, यानी स्थापत्य कला का विकास हुआ। जब उम्मेद सिंह राजा बने थे तब चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ। इनके समय में राग रागनी से संबंधित चित्रों का चित्रांकन हुआ जो वहां के संग्रहालय में रखे हुए हैं। इनके यहाँ के चित्रों में शिकार के दृश्यों को दर्शाया गया जो वन के दृश्य हैं, अर्थात जो, इसका मतलब है हरे रंग की, वन है तो हरे रंग की प्रधानता है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्जाम में कि कोटा शैली में किस रंग की प्रधानता है, तो हरे रंग की प्रधानता है। हरे रंग का सबसे ज्यादा उपयोग किया है क्योंकि वनों का सबसे ज्यादा दृश्य है। कृष्ण लीला, बारह मासा, दरबारी चित्रों पर भी चित्रण कार्य हुआ है जो कि उम्मेद सिंह के समय ही हुआ है। कोटा शैली के चित्रों में मुगल का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों का चित्रांकन होना, अर्थात वैष्णव संप्रदाय का होना, जहां कृष्ण लीला से संबंधित यानी कृष्ण से संबंधित चित्र बने, चाहे वो पहाड़ी शैली हो, राजस्थानी शैली में जहां भी बने हैं, वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। आंखें बंद करके अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वैष्णव संप्रदाय लगा दीजिए। अब कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित यानी वैष्णव संप्रदायों से संबंधित दृश्य, जैसे कृष्ण और बलराम का पेड़ के नीचे दर्शाना, कृष्ण का राधा के पास आना, रघुनाथ और गोविंद कलाकारों ने चित्रित किए हैं। नायक नायिका, राग रागनियों, पौराणिक कथाओं, शिकार से संबंधित दृश्य पर चित्रांकन कार्य कोटा शैली में हुआ है।
अब इनके चित्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो इनके चित्रकार कौन कौन हैं? लक्ष्मी नारायण, गोविंद, जो गोविंद राम हैं, गोविंद, लालचंद, डालू, डालू राम, नूर मोहम्मद, रघुनाथ दास, जिनको हम रघुनाथ के नाम से भी जानते हैं, ये कलाकार हुए थे जिन्होंने कोटा शैली में चित्रण कार्य किया। अब बात करते हैं कि कोटा शैली के चित्रों की क्या विशेषताएं हैं। कोटा शैली के चित्रों की विशेषताओं में सबसे पहले आता है कि कोटा शैली में शिकार के दृश्यों का चित्रांकन हुआ है। दैट मीन्स हरे रंग की प्रधानता है। हरे, नीले, पीले सभी रंगों का प्रयोग किया गया है। सभी रंग से मतलब है मेरा सिर्फ हरे, नीले, पीले, जिन्हा डार्क कलर का प्रयोग। वन है, सघन वन का, दैट मीन्स घने वन का प्रयोग किया गया है। तो वहां हरे रंग का, कहीं कहीं नीला रंग भी दिखाएंगे डार्क में दिखाने के लिए। तो इन रंगों की अधिकता है, क्योंकि पीली पीली पत्तियां हो रही हैं तो पीला रंग भी दिखाएंगे, तो इन रंगों की अधिकता है। दूसरा पॉइंट आता है कि कोटा शैली के चित्र दूसरी शैली के कंपैरिजन बड़े हैं। तीसरा पॉइंट है कि कोटा शैली के चित्रों में बूंदी बूंदी शैली की भी कारीगरी है, बूंदी शैली की भी झलक दिखलाई पड़ती है। चौथा पॉइंट आता है कि कोटा शैली के जो भित्ति चित्र हैं वो झाला की हवेली, राजमहल और देवता जी की हवेली में देखने को मिलते हैं। कोटा शैली में हाथी सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा चित्रित किए गए हैं। वनों में शेर, चीते, जंगली सुअर जैसे जानवरों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। अगर जानवरों की इसमें बात आए कभी, जैसे क्वेश्चंस में मैंने देखे आ जाती है, तो इसमें जो मोस्टली जो जानवर हैं वो शेर हैं, जो घने जंगल में मिलते हैं। उसमें भी मोस्टली शेर, बाघ, चीते, सुअर, इन जानवरों को ज्यादा दर्शाया गया है। खजूर के पेड़ को प्राथमिकता दी गई है। कोटा शैली एक ऐसी शैली है जिसमें नारी को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। कोटा शैली में नायकों को, जो नायिका हैं, उनको आरूढ़ आरूढ़ यौवना, आरूढ़ यौवना के रूप में दर्शाया गया है। अब आरूढ़ यौवना से तात्पर्य है कि अंगड़ाई लेते हुए और खुद को दर्पण में निहारते हुए दर्शाया गया है, खुद को दर्पण में देखते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बूंदी शैली के बारे में। मैं आज सोच रही हूँ कि आपको ये टॉपिक शायद पूरा करा ही देती हूँ। बूंदी शैली के बारे में बात करते हैं कि बूंदी राज्य, हाँ, यहाँ मुझे कोटा से एक चीज मुझे अभी अभी याद आई कि 3 साल पहले मुजफ्फर नगर में एक 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव आयोजित किया गया था। लगभग 3-4 साल पहले की ये बात है। तो वहाँ कोटा के एक वरिष्ठ चित्रकार आए थे, शंभू सिंह चौबेदार। उन्होंने कोटा के जो पुराने जो पूर्व राजा हैं, माधो सिंह, उनका चित्र बनाया था। उसके लिए उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया था, प्रशंसा पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया था। ये लगभग 3-4 साल पहले की बात है, जब मुजफ्फरनगर में अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव लगा था 2 दिन के लिए। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शंभू सिंह चौबेदार को किस किस राजा के या अ, किस राजा का चित्र बनाया और उसके लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उन्होंने माधो सिंह जी का चित्र बनाया था, जिसके लिए उन्हें उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया था। अब आगे हम बात करते हैं बूंदी शैली की। बूंदी शैली बूंदी शैली को 1341 में रावदेव ने इसकी स्थापना की थी। बूंदी शैली हाड़ौती शैली की ही उपशैली है, एज वी नो। बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास सुरजन सिंह का समय है, जो बूंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। सुरजन सिंह
के पौत्र राव रतन सिंह कला प्रेमी, बहुत कला प्रेमी थे और उस कला के प्रति इतनी प्रेमी होने के कारण ही उन्हें जहांगीर से सर बुलंद राय की उपाधि से सम्मानित किया गया। जब इन्हें एक्चुअली जब इन्हें सर बुलंद राय की उपाधि से सम्मानित किया गया तो दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि हाड़ा और मुगल के संबंधों को मजबूती प्रदान करना। राव रतन के पौत्र शत्रुपाल भी कला प्रेमी रहे हैं और अपने दरबार में उन्होंने अनेक कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। शत्रुपाल का पुत्र भी उन्हीं की तरह कला प्रेमी था और उसके शासनकाल में मतीराम जैसे कवि रहे थे जिन्होंने ललित लालम और रास राज की रचना की थी। शत्रुपाल जब राजा थे तो उन्होंने अपने समय में वसंत रागनी के चित्र बनवाए थे जिनमें उन्होंने विलासिता का चित्रण, इसमें जब चित्र हम देखते हैं तो विलासिता ऐसा चित्रण दिखाई पड़ता है कि इसमें विलासिता है, तो विलासिता का चित्रण हुआ था शत्रुपाल के समय। एक्चुअली यही मेरे समझ में एक चीज आती है कि बूंदी जो बूंदी को हाड़ा वंश के रावदेव ने मीणा सरदारों से जीता था और उसे बूंदी की स्थापना की थी। उन्होंने बूंदी की स्थापना की थी, मीणा के सरदारों से जीतकर तब बूंदी की स्थापना की थी। बूंदी शैली में प्रमुख विषय जिस पर चित्रण कार्य हुआ है वो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहारी सतसई, नायक नायिका का भेद, ऋतु वर्णन, राग रागनी, कृष्ण लीला, बारहमासा, कीड़ा उद्यान के दृश्य और पशु पक्षी के शिकार का चित्रण ये प्रमुखता से दर्शाए गए हैं। अब बात करते हैं बूंदी शैली की विशेषताओं के बारे में। तो बूंदी शैली में बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। बूंदी शैली की तो अगर बूंदी शैली के बारे में बात करें कि बूंदी शैली में बरसात में नाचते हुए मोरों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण कार्य हुआ है। हाथियों का भी चित्रण कार्य, हाथियों की लड़ाई को और खजूर के वृक्षों का भी चित्रण कार्य हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है कि बूंदी शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो चित्र है वो रागमाला है जिसका चित्रण रतन सिंह के शासनकाल में हुआ। इसके दो प्रसिद्ध चित्र रागनी भैरव और राग दीपक प्रमुख हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि उम्मेद सिंह ने अपने समय में चित्रशाला का निर्माण कराया था और इस चित्रशाला में उन्होंने बूंदी शैली के चित्रों को चित्रित कराया, बूंदी शैली के चित्रों को अंकित कराया। इसीलिए इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट आता है कि राजा बिशन सिंह के समय बूंदी शैली में शेरों के शिकार का दृश्य चित्रित किए गए हैं। अगला पॉइंट है कि बूंदी शैली जो बूंदी शैली में शत्रुशाल यानी छत्रशाल ने जो रंग महल बनवाया वो भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। एक और अगर इसमें हम बात करें कि बूंदी शैली के राजा भाव सिंह की कला प्रियता ने बूंदी के नागरिकों को, क्योंकि ये बहुत बड़े कला प्रेमी थे, जो भाव सिंह थे, उनके समय में संगीत को, काव्य को, चित्रकला को, नागरिकों को उन्होंने ये प्रदान की थी, इसमें रुचि प्रदान की थी नागरिकों को। तो ये भाव सिंह की कला प्रियता थी जिनका संगीत, काव्य और चित्रकला में रुचि थी और उसी को उन्होंने अपने नागरिकों को प्रदान किया। बूंदी, अगर भित्ति चित्रों की दृष्टि से हम बूंदी राज्य को देखें तो सबसे संपन्न राज्य, सबसे संपन्न क्षेत्र माना जा सकता है।
बूंदी जिले में एक्चुअली उसी के बारे में अब मैंने थोड़े पॉइंट बनाए हैं और थोड़े आपको उसके बारे में ही बता रही हूँ कि बूंदी जिले में दुगारी नामक स्थान है जिस पर सीताराम मंदिर की सीताराम मंदिर है, उसकी दीवारों पर गर्भगृह में बरामदे की दीवारों पर भित्ति चित्रों को चित्रित किया गया है। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बूंदी में जैत सागर झील के किनारे एक सुख महल है, उस सुख महल में भित्ति चित्रों का प्रयोग हुआ है। और उसी तरह से शत्रुसाल यानी छत्रसाल ने भी रंग महल बनवाया था जो भित्ति चित्रों से सुसज्जित कराया। आगे बात करते हैं बूंदी के चित्रकारों के बारे में। तो बूंदी के चित्रकार सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम ये बूंदी शैली के चित्रकार हैं। और अगर बूंदी शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने इसीलिए कुछ चित्रों को जो शायद आपको याद रखने के लिए मस्ट हैं वो मैंने पॉइंट बनाए थे कि दौज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल जो मोहन ने बनाया था भाव सिंह के समय पर। भाव सिंह तो अभी मैंने आपको बताया कि बहुत कला प्रेमी थे, तो उनके समय पे तो काव्यों की, संगीत की, इन सब की गोष्ठियां भी चला करती थी। तो उन्होंने ही ये दौज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल चित्रित कराए थे जो मोहन ने बनाए थे, जो इस समय प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम यानी मुंबई में है। दूसरा चित्र है दीपक राग जो भारत कला भवन वाराणसी में है। उम्मेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए ये ये भी एक चित्रित है। सबसे इंपॉर्टेंट चित्र यही है कि उम्मेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए ये चित्र किस शैली से संबंध रखता है, तो ये है बूंदी शैली से संबंध रखता है। कांटा निकालती हुई स्त्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, इन दोनों को आप जरूर याद रखिए, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में यानी मुंबई में रखा हुआ है। उमा माहेश्वर का पूजन जो बूंदी शैली में चित्रित किया गया है। कृष्ण का बंसी वादन, हिंडोली रागनी जैसे चित्र बूंदी शैली में ही बने हैं। अब इनमें जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने वाले चित्र हैं तो सबसे पहले है दीपक राग, दूसरा है सुअर का शिकार करते हुए उम्मेद सिंह, तीसरा है कांटा निकालती स्त्री। समटाइम्स बहुत रेयर केसेस होता है जो हिंडोली रागनी पूछ लिया जाता है, अदरवाइज ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से हमारा ये कोटा बूंदी खत्म होते हैं। झालावाड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में अभी तक ऐसा कुछ आया भी नहीं है कोई। मैंने तो आज तक इतने साल हो गए, मैंने तो झालावाड़ से संबंधित कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है झालावाड़, लेकिन मेरी नज़र में कोटा और बूंदी हाड़ौती शैली की दो प्रमुख शैलियां हैं और इनके बारे में ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चंस आता है तो इन दोनों में से ही आता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्टडिंग।